नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपको उषा महाजन जी की एक कहानी अब्बू जी सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी अब्बू जी। असली मातम तो इस घर पर आज छाया हुआ था। अब्बू जी के चौथे वाले दिन शांति पाठ शुरू होने के ठीक पहले। अब्बू जी और चौथा शांति पाठ? चौंकिए नहीं। दरअसल जिन दिनों वे दानापुर में रेलवे के एक मामूली क्लर्क थे, रेलवे क्वार्टरों में उनके पड़ोसी हुआ करते थे इकबाल मोहम्मद। उनके बच्चों को अब्बा अब्बा के रट सुनते देख अब्बू जी के बेटे ने ही पहले उन्हें अब्बू अब्बू कहना शुरू कर दिया था। बाद में उनकी पत्नी यानी अम्मा जी भी उन्हें इसी नाम से बुलाने लगी। धनबाद और हावड़ा की पोस्टिंग पर उनके दो बेटे और हुए। जाहिर है उनको भी अब्बू जी ही पुकारना था उन्हें। दिलचस्प बात यह थी कि अपने सांप्रदायिक सद्भाव और मिलनसार स्वभाव के कारण वे क्लर्क से रेलवे सुपरिटेंडेंट और फिर मैनेजर से जनरल मैनेजर का सफ़र तय करते हुए रिटायर हुए। और इस तमाम सफ़र के दौरान दफ्तरी दायरों में भी अब्बू जी के नाम से ही जाने जाते रहे। पिछले 4 दिनों से इस मोहल्ले में यही चर्चा थी, अब्बू जी नहीं रहे, अब्बू जी नहीं रहे। विश्वास ही नहीं होता। अभी कल ही तो मिले थे गुरुद्वारे में, हमने भी देखा था स्कूल के फंक्शन में। वैसे तो बड़ी अच्छी मौत हुई उनकी, ना अस्पताल जाना पड़ा, ना किसी को कोई कष्ट दिया, बस एक दिल का दौरा पड़ा। और लेकिन देखिए, ये भी विधाता का ही खेल कि 3 बेटे और भरा पूरा परिवार, पर उनमें से एक भी नहीं था अब्बू जी के पास। उन्होंने नौकर की गोद में प्राण त्यागे। बहरहाल चौथे का आयोजन मंदिर के पिछवाड़े वाले सत्संग भवन में रखा गया था। करीने से बिछी दरियों पर बैठी मातमी संगत में पुरुषों वाली तरफ ठीक आगे वाली पंक्ति में झक सफ़ेद कुर्ते पैजामे में बैठे अब्बू जी के तीनों उदास बेटे मायूसी की साक्षात तस्वीर लग रहे थे। दूसरी ओर महिलाओं में बैठी उनमें से 2 की पत्नियों का हाल भी बेहाल था। छोटे बेटा पिछली सुबह ही अमेरिका से पहुंचा था और उसकी विलायती पत्नी साथ में नहीं आई थी। मंच पर हारमोनियम के लय पर आंखें मूंदे शब्द गाते भाई सतवीर की आवाज़ का दर्द तो किसी की भी आंखों को तरल कर सकता था। कागा चुन चुन खाइयो मांस, ये 2 नैना मत खाइयो, इनको पिया मिलन की आस। लेकिन अब्बू जी के बेटों और बहुओं का दुख इससे भी कहीं गहरा और अपार था। अब्बू जी के चौथे की संध्या पर घंटे भर का भजन गायन का आयोजन बड़े बेटे ने ही करवाया था। व्यवसायिक गायक टोलियों की तरह सतवीर भाई उठा लो चौथे आदि पर भी गाने वालों में से एक नहीं थे, लेकिन भतीजे की बात वो नहीं टाल सके और अब्बू जी के बड़े बेटे के नीचे बैंक में काम करता था और ये मौका खुदा नहीं चाहता था। खैर, अब दुख का आलम यह था कि बड़ा ही नहीं, दूसरे दोनों बेटे और बहुएं भी चाह रहे थे कि किसी तरह भजनों का ये घंटा गुजरे, चौथी की रस्म की औपचारिकताएं पूरी हों और वे आपस में बातचीत करें, अपना गम बांटें और आगे की कार्रवाई का सोचें। मंच पर सजी अब्बू जी की बड़ी सी लैमिनेटेड फोटो के आगे धूप और अगरबत्तियां जल रही थी। हमेशा खुश दिखने वाले अब्बू जी का चेहरा तस्वीर में भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन दोनों बेटों और बहुओं की दृष्टि उस पर टिक नहीं पा रही थी। नज़र पड़ते ही वे इधर उधर या ऊपर नीचे को देखने लगते। पता नहीं उनकी नज़रों में क्या था, शायद एक पछतावा भी कि समय रहते ही क्यों ना उन्होंने अपने पिता को पहचाना। अब्बू जी ऐसा करेंगे? बेटों पर इतना भी भरोसा नहीं था उन्हें। ये तस्वीर भी खुद ही राजू स्टूडियो में जाकर खिंचवा के आए थे। इस अवसर के लिए पहले से ही बड़ी करा कर लेमिनेट करवा के रख गए थे। दरअसल साल भर पहले ही इसी जगह पर अम्मा जी का भी उठाला हुआ था। उसका सारा आयोजन अब्बू जी ने खुद ही किया था। बस सिर्फ बड़ी कराकर लेमिनेट करवाने के लिए जल्दी में कोई फ़ोटो नहीं मिल रही थी उन्हें अम्मा जी की। सो बेटों से मदद मांगी थी कि अगर उनके पास अम्मा जी की कोई ताज़ा तस्वीर हो तो शांति पाठ के समय रखने के लिए बड़ी करवा कर लेमिनेट करवा दें। बाद में उन्हें अपनी किसी मुँह बोली बहन से पता चला कि दोनों बहुओं में इस बात को लेकर काफ़ी विचार विमर्श हुआ था कि अम्मा जी की फ़ोटो को बड़ा कराने और लेमिनेशन के पैसे कौन खर्च करेगा। पता तो उन्हें यह भी चल गया था कि दोनों बहुओं में अम्मा जी की साड़ियों और गहनों को बांटने पर भी तकरार चल रही थी। हालांकि साड़ियों गहनों की चाव की उनकी उम्र जा चुकी थी। दोनों को ही नानी दादी बने अरसा गुजर चुका था, पर मामला यहाँ हक का था। वे नहीं लेंगी तो कहीं इस नौकर के बच्चे शंकर की बीवी विमली ही ना बटोर ले सब। अब्बू जी मेहरबान थे उस पर। वे लोग रहती नहीं थी साथ तो क्या, मिलने तो आती जाती ही रहती थी समय समय पर, लेकिन अब्बू जी को वही प्यारी थी, बिमली। दवा पानी भी मांगते तो बिमली को ही आवाज़ लगाकर, भले ही वे सामने बैठी होती। जब भी तो वही सनसिल्क शैम्पू से बाल धोती थी और उसके बेटे को अपने खत से
अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे थे अब्बू जी। अब्बू जी की शहर पर तो कहीं साथ जाती मियाँ बीबी तो घर वालों के साथ ही कुर्सियों और सोफ़ों पर बैठते। घर पर उसका राज था तो बहुएं भी क्या कर सकती थी। नौकर की बीबी ज़रूर थी, लेकिन ब्याह कर सीधे इसी घर में आई थी और जब से अम्मा बाबूजी की सेवा करती रही थी और वे दोनों तो आते ही अलग हो गई थी। अब्बू तब कलकत्ता में पोस्टेड थे। रेलवे की ओर से हावड़ा में इतना बड़ा मकान मिला हुआ था कि 20 जन का परिवार भी ऐश से रह लेता, लेकिन अम्मा जी की दबंगता और सास सलह ताने फिक्रे दोनों 2 दिन भी नहीं सह सकी। लड़कों के दफ्तर चौरंगी और पार्क स्ट्रीट में थे। बहाना भी था कि हावड़ा पुल पर जाम के चलते दोनों को दफ्तर में रोज़ देर हो जाती थी। सो महीने भर के भीतर ही दोनों बेटों ने कलकत्ता में शिफ्ट कर लिया। एक ने करनानी मैंशन में किराए पर फ्लैट ले लिया, एक को कंपनी की ओर से बालीगंज में मिल गया था। बीबियाँ दोनों की दिल्ली की थी, तो दिल्ली से कितने दूर रहते। एक नौकरी बदल कर और दूसरा तबादले पर। दोनों लड़के दिल्ली पहुंच गए अंततः। अब्बू जी का कतई यहाँ दिल नहीं था, लेकिन रिटायर होने के बाद अम्मा जी की बस एक ही रट थी, चलकर बेटों के पास रहें। विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं, संक्षेप में ही काफ़ी है कि अब्बू जी और अम्मा जी दोनों बेटों के पास मुश्किल से महीना महीना भर ही रह सके थे कि उन्हें अपने लिए किराए का मकान तलाशने की नौबत आ गई थी। दरअसल अब्बू जी जैसा बाप मिलना भी कोई सामान्य बात नहीं थी। वे कभी किसी बात के लिए किसी को दोष नहीं देते थे। दोष देते थे आदमी की मजबूरियों और उसकी परिस्थितियों को। उन्होंने अपने दोनों बेटों को शर्मिंदा नहीं किया। इससे पहले कि अपने घरों में उनका जीना दूभर हो, उन्हें वहाँ से निकलने को बाध्य करते, उन्होंने स्वयं ही अपना इंतजाम कर लिया। रिटायर होने से पहले जमुना पार बन रही रेलवे कॉलोनी में उन्हें भी विभाग की ओर से एक प्लॉट आवंटित हुआ था। उन्होंने उसी के करीब 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया और उस प्लॉट पर अपने रहने भर का मकान बनवाने में जुट गए। रिटायरमेंट के बाद प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी के खासे पैसे मिले थे। थोड़ी बहुत पेंशन भी मिल रही थी। फिर छोटा अमेरिका से हर महीने बेनागा डॉलर भेजा करता था। विलायती पत्नी होने की यही तो सहूलियत थी कि बाप को पैसे भेजने पर वो कभी टोकती नहीं थी। मकान बनवाने के दौरान छोटा सर्दियों में दिल्ली आया तो अब्बू जी को लंबा चौड़ा चेक दे गया था कि जब घर बना ही रहे हो तो आलीशान कोठी बनवाएं और ठाठ से रहें। तो साहब ऐसे बनी थी ये 2 मंजिली कोठी। अब इतनी बड़ी कोठी में रहना और छोटा अमेरिका से लगातार पैसे भेज ही रहा था तो सचमुच ही क्यों ना ठाठ से रहते अब्बू अम्मा। नौकरों की कोई कमी नहीं थी, दिल्ली में भी मिल ही जाते, लेकिन दिल्ली में कोठियों में रहना और नौकर रखना, इससे बड़ा ख़तरा बुढ़ापे में और क्या हो सकता था। रोज़ ही अखबारों में मुख्य पृष्ठ रंगे रहते हैं इन्हीं ख़तरों से, लेकिन बुढ़ापे में नौकर के बिना काम भी तो नहीं चल सकता। सो अब्बू जी ने सोच विचार कर कलकत्ते के अपने एक ख़ास दोस्त को लिखा था। चिट्ठी पहुंचने की देर कि अगले ही हफ्ते उस दोस्त का नौकर छपरा के एक गांव में अपने निपट गवई भतीजे शंकर को लेकर अब्बू जी के सामने उपस्थित हो गया था। वही गवई शंकर अब इस 2 मंजिली कोठी में ऐसे अटता था मानो अब्बू जी के बाद वही मालिक हो इस घर का। भेजा था उसमें और सीखने की लगन भी। शंकर धीरे धीरे अब्बू जी का 24 घंटों का ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर सब बन गया। शादी के बाद घरेलू काम अपनी बीवी को सौंप वो सिर्फ ऊपरी और बाहर के काम करने लगा था। वही बैंक में उनके चेक जमा करने जाता, वही पैसे निकाल कर लाता। अब्बू जी को इतना भरोसा था उस पर। दरअसल कोठी की दूसरी मंजिल बन जाने पर अब्बू जी और अम्मा ने दोनों बेटों को कहा भी कि वे किराए के मकान छोड़कर उनके साथ अपने घर आकर रहें, लेकिन दोनों बहुएं नहीं मानी। बच्चों के स्कूल कॉलेज सब वहीं पढ़ते थे, दक्षिण दिल्ली में, और पतियों के दफ्तर भी वहीं थे। अब्बू जी अम्मा जी को भी क्या दोष देते कि उन्होंने अपना सारा विश्वास शंकर और उसके परिवार में ही उड़ेलना शुरू कर दिया था। अब्बू जी के जीते जी लड़कों और बहुओं को सिर्फ यही चिंता थी कि कहीं ये कमबख्त शंकर किसी दिन अब्बू जी की गर्दन दबा कर सारा माल असबाब लेकर ना खिसक जाए। ना भी खिसका तो वो घर में जिस तरह जमा हुआ है इसका सारा परिवार कहीं बाबूजी को बहला फुसला कर हमेशा के लिए अपना इंतजाम न कर लिया। दोनों बेटों में इस पर खुलकर बात भी हो चुकी थी। दूसरे ये भी कि कोठी को बनाने में अब्बू जी का अपना कम, अमेरिका वाले छोटे का ही पैसा ज़्यादा लगा था। छोटा इस पर अपना हक भी समझता ही होगा। कहीं अब्बू जी के जाने के बाद वो इसी शंकर को अपना केयरटेकर बनाकर न रख दे घर में, लेकिन वे ऐसा होने नहीं देंगे। पैसे चाहे जो भी देता रहा हो, संपत्ति उनके पिता की थी और उस पर उन तीनों का बराबर का हक था, सिर्फ एक का ही नहीं।
इस बात पर भी खासा विचार विमर्श होता रहा था कि अब्बू जी के गुजरने के बाद कोठी का क्या करना है। छोटे को तो कभी रहने के लिए भारत लौटना नहीं था। हद से हद कभी कभार छुट्टियों में आएगा, कुछ एक दिनों के लिए, तो उनके पास भी रह सकता था। अब्बू जी के बाद वे इस कोठी को बेच कर छोटे का हिस्सा उसे दे देंगे और ख़ुद दोनों दक्षिण दिल्ली में अपना अपना फ्लैट खरीद लेंगे। कई बार उन्होंने छोटे से फ़ोन पर इसका जिक्र करना भी चाहा, फिर सोचा वो भी भला क्या कहेगा कि भाई अब्बू जी के जीते जी ऐसा सोच रहे थे। भाइयों की बात भला क्या वो टालेगा? इसके लिए शंकर की क्या अहमियत थी, और अगर अब्बू जी वसीयत में भी कोठी उसके नाम कर जाते तो भी इससे क्या बात हो सकती थी। बड़े भाई थे, आखिर वो उनका हक क्यों मारेगा भला। हाँ, तो अब्बू जी के व्यक्तित्व की बात हो रही थी। मरते हुए भी उन्होंने शंकर को आवाज़ लगाई कि उनका दम घुट रहा था। वो सारे दरवाजे खिड़कियां खोलते कमरे के। शंकर ने अब्बू जी को ऐसा बदहवास पहले कभी नहीं देखा था। कुछ गड़बड़ ज़रूर थी, वो समझ गया। उसने अपने लड़के को झट डॉक्टर को बुलाने को भेजा और अब्बू जी का सीना मलने लगा। कुछ ही देर में घर लोगों से भरने लगा था। बस अब्बू जी ही नहीं रहे थे उनका स्वागत करने को। शायद उनके जाने के बाद ये भेद खुला था कि कितने लोगों के अब्बू जी थे अब्बू जी। कितनों की मौके पर मदद की थी, कितनों की नौकरियां लगवाई थी, कितनों को जिंदगी जीना सिखाया था उन्होंने। उनकी दिवंगत देह को देख लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। रो तो बेटे बहुए भी रहे थे। सच कहा जाए तो अब्बू जी के गुजरने के बाद ही बेटे बहुओं को लगा था कि वे उनके पिता थे और उनका ये घर उनका अपना था, वरना तो अब्बू जी के रहते वे इसे कभी अपना समझने की जरूरत ही नहीं कर सकते थे। बिमली से घर की चाबियां तो बहुओं ने आते ही ले ली थी। बहुत मुश्किल ही वे अलमारियों की छानबीन की अपनी ललक को अब्बू जी के अंतिम संस्कार तक रोक पाई थी। अलमारियों में साड़ियों के नाम पर बचा ही क्या था। अम्मा जी की कुछ एक घिसी साड़ियाँ जिन्हें वे रोज़ बरोज़ पहना करती थी। ढेरों नई भी थी, जिनमें से कई तो समय समय पर शादियों ब्याहों पर इन बहुओं के मायकों से ही मिली थी उन्हें। बिमली को पहने भी नहीं देखा, तो आखिर वो कहीं कहाँ। बैंक की पासबुक में थोड़ा बैलेंस था, पैसा तो काफ़ी होना चाहिए था। छोटा हर महीने भेजता था। एफडीआर करवा दिए होंगे। एफडी और गहने शायद बैंक के लॉकर में हों, लेकिन चाबी तो मिलनी चाहिए थी बैंक लॉकर की पासबुक के पास। खैर ढूंढेंगे बाद में, चौथे से तो निपट ले। और वे सब मिलजुल कर शांति पाठ के आयोजन में जुट गए थे। अब ये क्या सोचा था कि वज्रपात ठीक उससे पहले ही होना था। दुनिया भर का खर्च कर डाला था दोनों भाइयों ने मिलकर। हिंदी अंग्रेजी की कई अखबारों में अब्बू जी की फ़ोटो सहित उठाने की सूचना दी थी। सतबीर भाई के भजनों की व्यवस्था की थी। लोगों को बांटने के लिए सहज जीवन नामक पुस्तक की 500 प्रतियाँ मंगाई थी चौड़ी बाजार से। और उसी के ठीक पहले ये अब्बू जी का वकील कहाँ से आ टपका। उनकी वसीयत लेकर शहर से बाहर गया था। उठाले की सूचना अखबार में पढ़कर आया। तो क्या उनके जीते जी खबर नहीं कर सकता था बेटों को कि बाप कैसी गद्दारी करके जा रहा था उनके साथ। क्या कोई सपने में भी सोच सकता था कि अपने जाए 3-3 बेटों के होते हुए भी अब्बू जी अपने हाथों बनाई इस कोठी को आनंद वृद्धाश्रम को सौंप जाएंगे। इस खबर से तो हमेशा निरपेक्ष रहने वाला छोटा भी भड़क उठा था। क्या इसी के लिए अपनी बीवी और बच्चों की ज़रूरतें काट कर वो उनको पैसे भेजता रहा था। भाई सतवीर के भजनों के बाद दानार्थियों का तांता लग गया था। अम्मा जी के उठाले के समय साल भर पहले ही इसी मंच से अब्बू जी ने उन्हें उनकी ज़रूरतों के मुताबिक दान दिया था। दानार्थियों को बाद में बात करने को कह दिया गया। अफसोस करने आए लोग वापस लौटने लगे थे। अब्बू जी के तीनों बेटे और दोनों बहुएं सत्संग भवन के द्वार पर वापस जा रहे लोगों के सामने कृतज्ञता ज्ञापन को करबद्ध हो कतार में खड़े थे। बहुओं की आंखें बार बार छलकी जा रही थी। बेटों की दृष्टि में गहरी उदासी और बेचैनी थी। लोग हैरान थे। इतने बूढ़े बाप के गुजरने पर भी खुद बूढ़े हो चुके बेटे बहुएं कितना गहरा मातम मना रहे थे। नमस्कार, तो ये थी आज की कहानी अब्बू जी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।